मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं तो मामा हूं। मेहमान बता के दूरियां मत बढ़ाओ। जगत मामा जी हो, जगत मामा जी। मामा में जो ममत्व है वो मंत्री में कहा। आदरणीय जाट साहब, लेकिन चौधरी साहब भागीरथ जी बैठे हुए हैं, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे आईसीआर के मुखिया हैं, आदरणीय मंच यहां बैठे हुए और वर्चुअली जुड़े हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, वीसीज, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों, बहुत दिनों से सोच रहा था, 1.25 साल कृषि मंत्री बने हो गए, कृषि हम सब जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य है, और खेती के भविष्य वो है जो खेती पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। तो इनसे तो मेरी बात हुई नहीं। दीक्षांत समारोह में जरूर गए कुछ, लेकिन उसमें भी फॉर्मल कार्यक्रम ऐसा हो जाता है कि बच्चों से बात करनी मुश्किल हो जाती है। और मैं तो तुमसे बेटा बेटियों बात करना चाहता था। हालांकि जब मैं आया तो मुझे लगा कि हैं कहां बच्चे, यहां तो सब बाद में जब जाट साहब ने ताली बजवाई तब पता चला पीछे कुछ बैठे। होना यह चाहिए था कि आधे में हमारे लेक्चर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बैठते और आधे में इधर भांजियां बैठते। लेकिन वर्चुअली भी बहुत से जुड़े हुए हैं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने बेटे बेटियों से बात करूं, चर्चा करूं। तुमसे मिलने को जी करता है। और मुझे एग्री एजुकेशन की जो स्थिति है वो भी पता करनी थी। उपलब्धियों से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन समस्याएं भी है, ये मुझे पता है। आज तक जो प्रतिष्ठा मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन को मिली, वो कृषि को अब तक क्यों हासिल नहीं हो पाई? कहीं ना कहीं तो कमी है। खेती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेती पेट भरती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उपलब्धियों पर गर्व है। कभी पीएल 480 लाल गेहूं खाते थे, यूएसए का मंगाया हुआ। आज हमारे धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। गेहूं में, चावल में हम आत्मनिर्भर हैं। फल, सब्जी, दूध, मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। काम हुआ है, मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, लेकिन विशेषकर जब एग्री एजुकेशन को मैं देखता हूं तो गंभीर कमियां नजर आती है। अभी बताया कि कई जगह तो फैकल्टी की फैकल्टी खाली पड़ी है।
कॉलेजेज खोल दिए, एग्रीकल्चर कॉलेज, बच्चे पहुंच गए, एडमिशन भी ले लिया, लेकिन कई जगह टीचर्स के यथा पता नहीं कौन पढ़ेगा और कैसे पढ़ाएगा। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा, फैकल्टीज में पूरी व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो बच्चे कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। अभी पवनी ने कई बातें कही, मैं सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखूंगा, बात भी करूंगा कि एग्रीकल्चर के साथ मजाक ना करे, सारे पदों को भरने का काम करे। और जिनको सीधे हम चलाते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हम चला रहे हैं, 3 हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अलग अलग राज्यों की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी एक्रीडेशन तो हमारे हाथ में है। इनको यहां से नियंत्रित किया जाए पूरी तरह से, बच्चों के साथ कोई मजाक ना हो, सारे पद भरे जाएं, सारी व्यवस्थाएं बनाई जाए। एक्रीडेशन कोई प्रसाद नहीं है कि इसको भी बांट दो और उसको भी बांट दो, ले जाओ। ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए हमको। मैं कोई कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता चला कुछ प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, कितनी है प्राइवेट, कुछ हिसाब किताब है क्या? कॉलेज है, तो वो कैसी चल रही इसका पता, हिसाब किताब ये हमको रखना चाहिए। नहीं कॉलेज के नाम पे दुकान खोल ली, फीस पूरी वसूलो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आता पता नहीं। और कृषि मंत्री के नाते मैं समझता हूं ये मेरी ड्यूटी है कि इनसे भी हिसाब किताब लिया जाए। खुले से इनकार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का अपना महत्व है और हम नियंत्रण भी नहीं चाहते, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए खोल रहे हैं वो तो पूरा होना चाहिए। बच्चों के भविष्य से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा बढ़ेगी कैसे? नई शिक्षा नीति लागू हमने की है, जहां शेष रह गई है वहां भी हम लोग विचार करके उस पर भी तेजी से हम काम करेंगे। पीजी में पीएचडी के लिए भी, जैसा कि यहां कहा गया, लेकिन हर संस्थान में क्या क्या है, राज्यों के लिए भी कृषि प्राथमिकता का विषय नहीं है। बाकी सब काम करके अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो ठीक है, देख लो। इस प्रवृत्ति को खत्म करना बहुत जरूरी है, तब हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। अभी मैं सुन रहा था, स्नेहा, पबनी, अतुल, साक्षी और अतुल तो दो बोले, राहुल। मैं सच जानना चाहता था, क्योंकि सच जाने बिना आप व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते।
और इसलिए कुछ चीजें सामने आई हैं। मुझे लगता है जाट साहब एक विद्यार्थियों की टीम बना देनी चाहिए जो हमको बेहतर एजुकेशन के लिए सुझाव दे। जो पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछ लें। आप लोग सहमत हो ना? बच्चे सहमत है ना सब? एक छोटा ग्रुप बना दें हम, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में भी समय उतना नहीं होता कि सब चीजों पर गंभीरता से विचार किया जाए। और फिर अनुपमा मैडम भी बार बार उठ के आ रही थी। मैं तो सच सच कह देता हूं। अरे मैडम मेरी सुविधा के लिए आ रही थी क्योंकि अगले कार्यक्रम भी है, लेकिन मैं तो अपने बच्चों के लिए आया हूं। और आगे मैं ये कोशिश करूंगा कि जहां जाए वहां जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज हो उनके बच्चों से मेरी मुलाकात जरूर हो। एक छोटा ग्रुप हम बनाते हैं, आप लोग विचार विमर्श करके। और मैं बेटा बेटी ये जरूर कहना चाहता हूं कि केवल समस्या नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, रचनात्मक सुझाव भी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, न्यूनतम आवश्यकताएं जिनका पूरा होना जरूरी है। और फिर जैसा कहा अभी, मुझे लगता है जाट साहब अब वो समय आ गया है कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग, और उसके कुछ पैमाने तय किए जाएं, कुछ मापदंड बनाए जाएं। कहां कैसी पढ़ाई हो रही है पता तो चले। जो अच्छा करे उसकी पीठ थपथपाई जाए, उसका नाम हो, और दूसरे उसके लिए प्रेरित हो। अभी तो केवल अंदाज से हम बताते होंगे कि करनाल तो कमाल करता है, लेकिन सब जगह की क्या स्थिति है उससे उनको भी मदद मिलेगी कि हम कहां खड़े हैं। भाई ठीक है कि नहीं ये बात? एक ग्रेडिंग तो होनी चाहिए, और फिर जो नीचे वो ऊपर आने की कोशिश करें। ये प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी तो स्तर सुधरेगा नहीं। हमारे यहां कहावत है, सब धान 22 पसेरी। अब सबको एक जैसा मानोगे तो अच्छा करने वाले को भी और अच्छा काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं प्राइवेट कॉलेजेस के कोई सिस्टम बनाए जिसमें कॉलेज का और यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग हो। और फिर आज बच्चों के सम्मेलन में क्या हम तय कर सकते हैं कि दुनिया भर में जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग देश, अलग अलग परिस्थितियां। अब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील में जो है वो हमारे यहां हम नहीं कर सकते खेती में, क्योंकि वहां तो 10-10, 12-12, 15-15 हजार हेक्टेयर के खेत है, फार्म हाउस। हमारे यहां तो 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ वाले किसान हैं। जलवायु अलग है, परिस्थितियां अलग है, समस्याएं अलग है। इसलिए एग्री एजुकेशन में अंतर जरूर होगा। हमारी प्राथमिकता उनसे भिन्न है, लेकिन फिर भी कॉमन चीजें दुनिया भर में कौन कौन सी है जो लागू की जा सकती है। हमारी एक टीम इसका अध्ययन करे कि दुनिया में कहां कहां बेहतर प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम अपने यहां कैसे लागू कर सकते हैं जो हमारे यहां लागू की जा सकती है। मुझे लगता है कम से कम 100 यूनिवर्सिटी में हमारी कोई यूनिवर्सिटी तो आ जाए, एग्री यूनिवर्सिटी। ये टारगेट बना के हम काम करें। मैंने जो कहा कि मुझे बच्चों से बात करना, ये ऐसे ही नहीं कहा कि मुझे कोई कर्मकांड करने आना है कि एक भाषण हो गया मामा का, इसके लिए नहीं आना।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसलिए सम्मेलन के माध्यम से हम एग्री एजुकेशन कैसे ठीक करें, अलग अलग कॉलेजेस के स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, विशेषताएं, तो बच्चों को पता रहे कि अगर इस चीज को पढ़ना है तो कौन सा कॉलेज बेहतर है। सबसे हम चिन्हित कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, इसका स्पेशलाइजेशन ये है और यहां इस चीज को और हम बढ़ाएंगे ताकि बच्चों को मौका मिल जाए कि मुझे कौन से कॉलेज में पहुंचना चाहिए, हर एक की बेहतर पहचान। हम लोग आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के लिए जानते हैं, आईआईटी रुड़की सिविल इंजीनियरिंग के लिए जानते हैं, तो हमारा कोर स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए? उस पर मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। कोई बेस्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज, बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री, अलग अलग चीजें, मैं विषय का विशेषज्ञ नहीं। मुझे लगता है इस पर हमको तुरंत काम करनी चाहिए। और अभी बेटी कह रही थी या बेटे ने कहीं बताया कि पहले तो एक्सपोजर के लिए विदेश भी जाते थे, आजकल बंद हो गया है। कौन सा कार्यक्रम बताया था तो वो बंद हो गया है, कौन सा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से था तो अब दूसरा शुरू कर दें अपन। हाँ, NHEP बंद हो गया तो दूसरा कोई, तो वो आगे उस पर हम लोग बढ़ ही रहे हैं। एक बात मैं अपने बेहतर एजुकेशन के लिए बेहतर स्टाफ चाहिए, तो राज्यों के साथ भी बात करेंगे, हमको कहां कहां जरूरत है स्टाफ में और बेहतरी के लिए, उस पर भी हम काम करें। फिर ये कृषि शिक्षा काय के लिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और जब मैं यहां आता हूं तो मुझे लगता है किसान हमारा भगवान है और ये पूसा सचमुच में मंदिर है। मैं उस भाव से आता हूं, क्योंकि ICR ने देश को बहुत कुछ दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसकी व्याख्या करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए आगे भी बरसों तक खेती के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, किसानों का रोजगार। आज भी मैं बेटे बेटियों आपको बधाई देता हूं, आपने एग्रीकल्चर का क्षेत्र चुना है। 40% से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी खेती पर ही निर्भर है आजीविका के लिए, और कोई साधन नहीं है अभी। हमको इनकी आजीविका सुनिश्चित करनी है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ना, किसानों की आय बढ़ाना है। और हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। पोषण युक्त आहार भी हमारी जनता को चाहिए। हम थोड़े बहुत थोड़ी है, 144 करोड़ हो गए। अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ है, यूरोप की 50 करोड़, हम अकेले 144 करोड़। और चिंता मत करना बेटा बेटियों, दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। देश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था, और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन हमको जो 6 चीजें 7 चीजें हमने तय की है, उसको एजुकेशन से कैसे जोड़ें। एक, उत्पादन बढ़ाना है। गेहूं चावल में हम दुनिया के
एवरेज के बराबर हैं लगभग का, कुछ जगह तो और बेहतर काम कर रहे हैं। दलहन में तिलहन में अभी दिक्कत है, हमें उत्पादन हमारा कम है। रिसर्च भी करना और एजुकेशन में भी उस तत्व को जोड़ के ऐसे हमारे बच्चे निकले जो इस क्षेत्र में क्रांति कर दें। इन्हीं में से कई रिसर्च भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फील्ड में काम देखेंगे, उत्पादन की लागत घटाने के लिए भी क्या क्या किया जा सकता है। फिर अभी बच्चे ही कह रहे थे कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, उसको शिक्षा ही से जोड़ना पड़ेगा। केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, फल सब्जी से भी काम नहीं चलेगा। अब कैसे वैल्यू एडिशन से एजुकेशन को जोड़ के इन बच्चों में से ही कहीं निकले। मैं बेटा बेटियों एक काम तुम्हें दे रहा हूं, तीन चार चीजों पर सोच के मुझे सुझाव देना। एक, अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी है लगभग 2.25 लाख करोड़, जो किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए भारत सरकार देती है, प्रधानमंत्री जी देते हैं। 2.25 लाख करोड़। अब तुम लोग सोचो क्या ये किया जा सकता है कि हम खाद ना खरीदें, हम सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दें और कंपनियां अपना खाद यहां रखें, किसान को जब जरूरत हो खरीद लाएं। तो क्या इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डाला जा सकता है? इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, आसान काम नहीं है। कुछ बच्चे इसमें लग सकते हैं। मामा को तुम्हें दोस्त बनाना है, जिनकी रुचि हो कुछ वर्कआउट करें हम। एक चीज और लगती है कि खेत में जो कीमत मिलती है, जो विषय मुझे बेचैन कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। खेत में किसान को कीमत जो मिलती है और शहर में उपभोक्ता को जो कीमत मिलती देनी पड़ती है, उसमें भारी अंतर है। पसीना बहाने वाले को कम पैसा मिलता है, मिडिलमैन ज्यादा ले जाता है। किसान को कम पैसा, उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ता है। इनाम जैसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, लेकिन वो अभी और प्रभावी कैसे बने? हम किसान को कैसे ठीक दाम दे पाए और उपभोक्ता को भी कुछ सस्ता मिले, इस पर भी थोड़ा वर्कआउट करो, काम करो। आइडियाज होंगे तुम्हारे पास, सोचो थोड़ा। अब वहां से लाने में ट्रक का भाड़ा, बाकी चीजें, जितने लोग लगते हैं उनको पैसा चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन कितना आखिर? इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। किसान कई जगह कहते हैं सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, टमाटर 3 दिन में क्यों खराब हो, 30 दिन क्यों ना चले, उसके अलग अलग सुखा के या बाकी चीज करके भी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। जल्दी खराब होने वाली चीजों की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, ये विषय है जिस पर बच्चों को भी काम करना पड़ेगा। वैज्ञानिक हमारे कर रहे हैं काम। फिर वैल्यू एडिशन, खेत के आसपास ही हम प्रोसेसिंग का काम। अभी रफ्तार की बात किसी बेटे ने कही थी, स्टार्टअप से बहुत बहुत छोटे पैमाने पर हैं अभी। बेटा बेटियों, तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडियाज होंगे, तुम उन पे काम करो और मुझे भेजो। हम वैल्यू एडिशन के और तरीके क्या क्या निकाल सकते हैं, जिससे कच्चे माल का वहीं वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग हो जाए, किसान को भी ठीक दाम मिल जाए,
और रोजगार के भी कई अवसर वहीं खड़े हो जाए। कुछ बड़ी इंडस्ट्री क्यों, छोटी छोटी कई क्यों खड़ी नहीं हो सकती? कृषि पर आधारित। तो मुझे लगता है कि कृषि को उद्योग से जोड़ने की जो बात आई, कैसे ढंग से हम और जोड़ सकते हैं, इसमें हमारे वैज्ञानिक भी काम करें, हमारे बच्चे भी काम करें। क्या है बेटा बेटी, एक चीज तो है केवल पढ़ना, लेकिन यहां जो बच्चे बोले उनमें से कई ने बहुत अच्छी बातें कही। जाट साहब भी कह रहे थे कृषि केवल अपने लिए नहीं है, अपनी आजीविका महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अपना देश भी तो है, अपने किसान भी तो है, अपने गांव भी तो है। कैसे गांव को स्वयं पूर्ण इकाई बना दे, गांव से पलायन कैसे रुके, गांव में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। महानगरों में जो समस्याएं हम देख रहे हैं, खेती और गांव अगर हमने डेवलप कर दिए तो हर आदमी शहर नहीं दौड़ेगा। आने वाले समय के लिए हमें न केवल खाद्यान्न की, फल की, सब्जी की, दूध की, बाकी सब चीजों की व्यवस्था करनी है, बल्कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। और आज बेटे बेटियों, खाने पीने की वस्तुओं के लिए हम दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते, पता नहीं कब कौन सनक जाए। इस पे तो हमको अपने पैरों पे ही खड़ा होना पड़ेगा। ये देश के लिए जरूरी है। क्यों दालें मंगाना पड़े, क्यों तेल मंगाना पड़े। वैसे तो फिट इंडिया चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्हें आह्वान भी किया कि 10% तेलों की खपत कम करो। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। कचौड़ी समोसे तो आजकल थोड़े कम हो गए, लेकिन पिज्जा बर्गर बढ़ते जा रहे हैं। हेल्दी फूड कैसे ले सकते हैं, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन हमको अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा रखना है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, और वो बिना खेती के नहीं हो सकता। और हमारा तो सपना है कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बना दें। आज भी कई देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बासमती की खुशबू मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका, कनाडा तक फैली हुई है। तो कई तरह की चीजें हैं जो जा रही हैं। एक्सपोर्ट और कैसे बढ़ सकता है, ये सब एजुकेशन के भी विषय और इनोवेशन के भी विषय। बेटा बेटी, एक बात और मुझे लगती है, व्यवहारिक ज्ञान हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है। और इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज में भी जमीनें होती है, वहां प्रयोग करते होंगे। लेकिन साल में एक बार किसान के खेतों में जाना ही चाहिए। मैंने अभी पूछ रहा था कितने बच्चे होंगे बीएससी, एजी, एमएससी, पीएचडी, तो मुझे बताए लगभग 4 लाख आपने बताया जाता, 3.25 लाख। कितने मैडम? 3.5 लाख के आसपास। अब हमारे 731 केवी के जिले भी 750 के आसपास है। क्या हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल के लिए आसपास के किसानों के साथ हम जोड़ सकते हैं? साल भर नहीं जाना है, लेकिन हम कुछ तय कर लेंगे इतनी चीजों के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खेत और किसान के खेत में अंतर है बेटा बेटी। इसलिए वहां किसान के साथ बैठ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है,
उनके बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वहां से हम सीख कैसे सकते हैं, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये इनके लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल की बड़ी जरूरत है। एक बार एक विद्वान अध्ययन करके आ रहे थे, प्राचीन काल की बात थी। उन्होंने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया और वापस जा रहे थे, तो वापस जाने के लिए नदी पड़ती थी, नाव में बैठे। नदी का पाट जरा बड़ा था, नाव चली तो विद्वान महाशय ने नाविक से पूछा, मल्लाह से जो खेरा था, क्यों तुमने वेद पढ़े? तो बोला, महाराज मैंने कहा वेद पढ़े, मैं तो पढ़े ही नहीं। अरे बोले, तेरी एक चौथाई जिंदगी बेकार। थोड़ी और बढ़े, बोले तूने उपनिषद पढ़े हैं क्या? बोले वो भी नहीं पढ़े। तो बोले तेरी आधी जिंदगी बेकार। फिर पूछा तूने गीता जी पढ़ी है? बोले वो भी नहीं पढ़ी। तो बोले तेरी 3/4 जिंदगी बेकार। इतने में तेजी से हवा चलने लगी, नाव हिलने लगी, पानी बहुत ज्यादा था, और जब नाव ज्यादा डगमगाने लगी तो नाविक ने पूछा, महाराज आपने तैरना सीखा क्या? बोले नहीं। बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। और कूद के खुद निकल लिया आपने। तो ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है भाई, और वो प्रैक्टिकल होगा खेतों में। इसलिए कृषि शिक्षा को खेतों से जोड़ना है। और खेत भी किसान के खेत की मैं बात कर रहा हूं, ये प्लान किया जा सकता है। हम तय कर सकते हैं कितने समय जाना है। केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, राज्य सरकार, उनके साथ मिलकर कार्यक्रम बना सकते हैं। तो जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे बेटा बेटियों, अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। कई बार टाइम काटने के लिए पढ़ाई होती रहती है। क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? बोले एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे? बोले लॉ करूंगा। लॉ के बाद क्या करोगे? बोले पता ही नहीं। इसके लिए पढ़ाई नहीं। कृषि क्षेत्र में आए हो तो कृषि के पूरे परिदृश्य को बदलने का संकल्प चाहिए। मैं भी बदलना चाहता हूं कृषि मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैं तुम्हारा भी साथ चाहता हूं। हम में से हर एक संकल्प करे। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते हैं, जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो। तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और मैं भी तुमसे ये कह रहा हूं, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हम कमजोर नहीं है, दीनहीन नहीं है। स्वामीनाथन जी भी तो हम में से ही थे ना। डॉक्टर कलाम हम में से ही थे ना। तो अब हम साधारण जीवन ना जिए, कुछ असाधारण करने का सोचे कृषि के क्षेत्र में। और तुम में से हर एक बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। उद्देश्यपूर्ण जीवन अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे हम जिएंगे? एक टारगेट तय करो, लक्ष्य। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कोई भी पक्ष हो सकता है उस पर,
उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जिसके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आए वो उसको मारे ना, उसको दबाए ना, उसको शेयर करे और सोचे। और शेयर मामा से भी कर सकते हो। हम व्यवस्था भी आईसीआर में ऐसी बनाए कि इनोवेटिव आइडिया बच्चों के पास है, यही तो नई सृष्टि रच देंगे। तो हम प्रोत्साहित करेंगे, शेयर करें और उसको फिर कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी से बेटा बेटी नई दुनिया बनती है। अब आप इतना तो जानते ही हो कि हम अपने मस्तिष्क के बहुत थोड़े हिस्से का उपयोग करते हैं, और अगर सोचना शुरू करें तो कई चीजें निकल सकती है। मैं तुमसे साफ तौर पे कह रहा हूं, तुम असाधारण हो, तुम में से हर एक असाधारण है और बड़े से बड़ा काम कर सकता अगर तुम ठान लो तो। और ठानना जरूर इसलिए जिंदगी है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम अपना कैरियर भी बनाएं और हम देश के काम भी आए। और अभी सोचोगे और करोगे तो उस दिशा में बढ़ोगे। बातें बहुत सी है लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबी चर्चा करूं, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैंने जो बोला यहां दिल से बोला। जो मेरे मन में भाव है मैंने वो व्यक्त किए तुम्हारे साथ। और एग्री एजुकेशन को हमको ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। कुछ समस्याएं जो बच्चों ने बताई है वो मैं मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा, कृषि मंत्रियों से बात करूंगा। कुछ चीजें ग्रेडिंग जैसी हमको तत्काल सोचनी पड़ेगी। गुणवत्ता और शिक्षा के बाकी पक्षों पर कैसे हम तेजी से काम करें। काम चलाऊ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ऐसी जो इनकी जिंदगी बदल दें और ये देश और दुनिया की जिंदगी बदल दें। और हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बेचैन था सचमुच में, मैंने कई बार कहा कि मुझे बच्चों से बात करनी है। आज भी टाइम थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन बाद में फिर कोई मौका निकालेंगे। और बीच में भी आपने देखा बच्चे मुझसे मिलने आए तो समस्याओं का हमने समाधान निकालने की कोशिश की। और उसमें डीजी आईसीआर और टीम ने बहुत सहयोग किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बच्चों को गंभीरता से लेना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना उनकी समस्याओं का। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम काहे के लिए? अभिभावक हैं। तो तुम्हारी राह आसान बनाने के लिए, वैसे तो कठिनाइयों में से भी तुम रास्ता निकालोगे। और कोशिश ये होगी कि वो दिन जल्दी आए जब लोग कहें मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना, हमको तो एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि उससे ही देश बदलेगा। जो सुझाव आए हैं वो भी हमने नोट किए। बाद में भी हम एक प्लेटफॉर्म मैंने कहा है कि बच्चों का एक समूह बन जाए जो समय समय पर आइडियल आइडिया देता रहे। और एग्री एजुकेशन के लिए भी हमारी टीम है ही, और गंभीरता से विचार करे। और हम केवल अकेले हम नहीं कर सकते, तो राज्यों से हमको बात करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एक वीसी जितने हैं, और एक हमको मीटिंग उनकी भी करनी चाहिए। और मैडम अनुपमा जी, मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे लग रहा था आप टारगेट नहीं थी, क्योंकि मैं तो मामा हूं जो दिल में आता है, कह देता हूं। बहुत इनफॉर्मल हूं बेटा बेटियों, और कुछ करना चाहता हूं अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। और बन जाए तो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी जिंदगी ऐसी महके कि सारे देश को महका दे। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे हम पहुंच चुके हैं। जिनने हम पर राज्य किया वो हमसे पीछे रह गए हैं। और जल्दी सपना है कि भारत नंबर 1 बने और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। इसके लिए हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।